everyone, welcome back to my channel. So this is Shreya and today I am back here with a new content, and that is what is democracy, why democracy. This is the first chapter of politics book of class 9, and let us begin with the meaning of democracy. गाइस, इस चैप्टर का नाम ही है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी क्या है और क्यों है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। तो अगर हम लोग ऑब्ज़र्व करें तो डेमोक्रेसी की कोई भी एक परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। हर एक लोग हर अलग अलग डेफिनेशंस देते हैं डेमोक्रेसी का। जैसे कि यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने डेफिनेशन दिया था डेमोक्रेसी का कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल। बहुत से लोग अलग अलग डेफिनेशन बताते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी को हम लोग डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं और डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या हैं। तो देखो, डेमोक्रेसी जो है वो कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन हो सकती है कि अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, फाइनल डिसीजन लाइज इन द हैंड ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. The elected representative always works according to the wishes of people without ignoring or neglecting their interest. और भी बहुत सारे फीचर्स डेमोक्रेसीज के हैं जो कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो रूलर्स हैं वो दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि जो वहाँ के सिटीज़न हैं उनसे इलेक्ट होकर के जो है वहाँ के रूलर्स आते हैं। और ये जो गवर्नमेंट है, मतलब मान लो रूलर हमने चूज़ कर लिया, बट उसके बाद से ऐसा नहीं है कि वो रूलर जो भी कहेगा या फिर जो भी एक्शन लेगा उस पर सिटीजन्स हमेशा उस पर वर्क करेंगे। बट कुछ इस तरीके से है कि सिटीजन्स उसे मानेंगे ज़रूर, बट अगर उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी हमारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो कुछ गलत डिसीज़न ले रहा है, कुछ भी गलत कर रहा है, तो हम उसका अपोजिशन भी कर सकते हैं। ये सिटीजन्स के पास राइट होता है। दे हैव द राइट टू स्ट्राइक। और भी जितने भी फीचर्स इसमें लिखे हुए हैं, अगर वो सारे फीचर्स किसी एक कंट्री में है तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। ये देखिए मैप, इस मैप को देखिए, और यहाँ पे जो ब्लू एरिया है, जो डार्क ब्लू एरिया है, वो ये है कि ये सारे जितने भी कंट्रीज़ ब्लू एरिया में हैं वो सारी कंट्रीज़ अपने आप को डेमोक्रेसी मानते भी हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री है भी। और जो स्काई ब्लू कलर का एरिया है वो जो है अपने आप को डेमोक्रेसी मानते ज़रूर हैं, बट इन रियलिटी दे आरंट डेमोक्रेटिक. Okay, and those areas with the red color, these are the governments who do not see themselves as a democracy. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं और जानते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग पहले पढ़ लिए हैं अभी। अब इसमें हम लोग डेमोक्रेसी जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इज़ इम्पॉर्टेंट इन एवरी कंट्री सो दैट सिटीज़न ऑफ द कंट्री वुड फील सिक्योर एंड फ्री। जाहिर सी बात है, अगर डेमोक्रेसी में जितने भी फीचर्स हैं, जैसे कि हमारे पास राइट टू स्पीक है, राइट टू फ्रीडम है, हर एक चीज़ का राइट है, तो अगर किसी के पास भी इतने सारे राइट्स होंगे तो ऑफकोर्स हम लोग सिक्योर और फ्री अपने आप को महसूस करेंगे। सो डेमोक्रेसी के राइट्स इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट हैं कि जो सिटीजन्स हैं वो अपने आप को फ्री और सिक्योर फील करें। नेक्स्ट है, डेमोक्रेसी इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ कंट्री सो दैट पीपल वुड हैव राइट टू कास्ट देयर वोट्स टू देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेसी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने खुद से अपने रूलर को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकें वोट्स कास्ट करके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि द डेमोक्रेसी इज़ इम्पॉर्टेंट सो दैट द सिटीज़न वुड ऑलवेज बी सेटिस्फाइड, ताकि जो सिटीजन्स हैं वो हमेशा सेटिस्फाइड रहें। और अगर ये सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे तो ऑफकोर्स इनके पास राइट टू स्ट्राइक तो है ही, राइट टू अपोज टू द गवर्नमेंट भी है। तो इतने इसके वजह से जो एटमॉस्फेयर है कंट्री का वो शांत रहेगा, यानी कि पीसफुल एटमॉस्फेयर बनेगा कंट्री का।
Now, democracy is also important for maintaining laws in the country so that the people would get justice. अगर country में laws maintain रहेंगे तो लोगों को justice मिलेगा और इससे लोग हमेशा खुश रहेंगे। बढ़ते हैं next topic की तरफ और जानते हैं कुछ ऐसे countries के बारे में जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो देखिए चाइना में इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years। 5 साल के बाद हमेशा इलेक्शन यहाँ पे हेल्ड होता है। कंट्री में कभी भी मिलिट्री रूल या फिर डिक्टेटर रूल भी नहीं आया है, बट फिर भी ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो लोग रूलिंग पार्टी को चूज़ तो करते हैं, बट वो अपने हिसाब से अपने विश से चूज़ नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्शन में आगे आते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल ले करके आते हैं। और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी हमेशा उसी के मेंबर्स ही वहाँ पे जीतते हैं। बट लोगों को इस कम्युनिस्ट पार्टी को जानबूझ करके या फिर एक तरह से कह सकते हैं हम लोग प्रेशर से इन्हें जिताया जाता है। और यहाँ पे जो लोग हैं उनके पास राइट टू स्ट्राइक भी नहीं है। वो किसी भी गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी को वो लोग एबॉलिश नहीं कर सकते हैं। तो चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री है नहीं, बिकॉज यहाँ पे लोग फ्री नहीं हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि क्या मैक्सिको डेमोक्रेटिक कंट्री है। मैक्सिको में भी हर 6 साल के बाद इलेक्शन हेल्ड होते हैं। इस ईयर जो मैक्सिको है वो भी कभी मिलिट्री रूल या फिर डिक्टेटर रूल के अंडर कभी नहीं आई, बट फिर भी हम इसे एक कंट्री नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? बिकॉज द पीपल हियर आर फोर्स्ड टू कास्ट देयर वोट्स टू PRI विच रेफर्स टू इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। यानी कि यहाँ के लोग जो हैं उन्हें एक PRI नाम की पार्टी है जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशन रिवॉल्यूशनरी पार्टी। तो ये जो पार्टी है हमेशा वहाँ पे जीतती है और कभी भी लोग जो हैं अपनी इच्छा से इसे नहीं जिताते हैं। यानी कि लोगों को फोर्स किया जाता है कि वो PRI को वोट दें। वहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे भी जो टीचर्स या फिर प्रोफेसर्स हैं वो स्टूडेंट को और उनके पेरेंट्स को PRI को वोट देने के लिए हमेशा फोर्स करती है। वो ये कहते हैं कि अगर उनके पेरेंट्स या फिर जो स्टूडेंट है वो PRI को वोट नहीं करेंगे तो उनके स्टूडेंट को जो है वो फेल कर दिया जाएगा। अब कुछ और भी अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सऊदी अरेबिया है वो भी अनडेमोक्रेटिक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो वुमेन्स हैं उनके पास राइट नहीं है वोट करने का। दे हैव नॉट द राइट टू कास्ट देयर वोट्स। और इस्टोनिया में जो लोग रशियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं उनको वोट देने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। बहुत से लोग वोट दे भी नहीं पाते हैं और जो लोग दे पाते हैं उन्हें भी बहुत ही डिफ़िकल्टी के बाद से उन्हें वोट देने का मौका मिलता है। अब फ़िज़ी जो है, फ़िज़ी में कुछ जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से है कि वहाँ के जो रहने वाले जो निवासी फ़िज़ी हैं, मतलब जो इंडिजीनियस फ़िज़ी हैं, उनके वोट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बट वहाँ के जो इंडियन फ़िज़ी हैं उनके वोट्स को कम महत्व दिया जाता है। NCERT के क्लास 9 के टेक्स्ट बुक में पाकिस्तान का भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जो वो परवेज़ मुशर्रफ के अंडर में थी। तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कि जो परवेज़ मुशर्रफ थे उन्होंने जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वहाँ की पाकिस्तान की उसे नहीं माना, उसे ओवरथ्रोन कर दिया। ठीक है। और जो परवेज़ मुशर्रफ थे वो लोगों से इलेक्टेड भी नहीं थे, लोग ने उन्हें इलेक्ट नहीं किया था और जो फाइनल डिसीज़न था वो भी उन्हीं के हाथों में था। और जो इलेक्टेड मेंबर्स थे जो कि नॉमिनेट किए जाते थे मिलिट्री ऑफिसर्स के द्वारा, वही गवर्नमेंट फॉर्म करते थे। और यहाँ तक कि जो परवेज़ मुशर्रफ थे उन्होंने 2022 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है वो इशू किया। उसके थ्रू उन्होंने अपने आप को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइट दे दिया और वो राइट ये था कि वो सेंट्रल या फिर स्टेट असेंबलीज़ को डिसमिस कर सकते हैं, बट वो तो लोगों के द्वारा इलेक्टेड ही नहीं थे। तो यानी कि जो पाकिस्तान था वो परवेज़ मुशर्रफ के अंडर में भी वो अनडेमोक्रेटिक था, डेमोक्रेटिक नहीं था। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं और जानते हैं कि डेमोक्रेसी इतनी बेटर गवर्नमेंट क्यों है। हम जो सिटीजन्स हैं हम सभी लोग ये
जानते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो बेटर गवर्नमेंट है। क्यों है? क्योंकि ये जो है अदर गवर्नमेंट के फॉर्म से ज़्यादा अकाउंटेबल है, वो ज़्यादा अकाउंट्स रखती है कि उसने क्या क्या चेंजेस किए, क्या क्या नहीं किए। और ये जो है ये इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये एक तरह से मेथड प्रोवाइड करती है कि जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो दूर हो सकें। कैसे? जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो डेमोक्रेटिक कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, उनके पास हर तरीके का राइट है, उनके पास राइट टू स्पीक है। अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो फिर वो हमेशा बोल सकते हैं, वो जा कर के FIR दर्ज करा सकते हैं। तो इतने सारे राइट्स हैं उनके पास, तो इसी वजह से उनके साथ कोई भी डिफरेंसेस, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट हो भी रहा है तो उसके लिए उनके पास पुलिस की अथॉरिटी है, गवर्नमेंट पावर्स हैं, तो वो इसी वजह से अपने आप को सिक्योर और फ्री महसूस करती है, और इसीलिए डेमोक्रेसी को बेटर गवर्नमेंट माना गया है। जो डेमोक्रेसी है वो सिटीज़न की डिग्निटी को कभी भी हर्ट नहीं करती है, हमेशा उनके साथ ही चलती है। और ये जो है इट अलाउज अस टू करेक्ट आवर मिस्टेक, ये हमें अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करने में मदद करती है थ्रू द लॉ है हमारे पास। लॉ जो है वो हमारे कंट्री में पीस मेंटेन करता है, ये हम सब जानते हैं। तो अगर कोई भी हो, उससे मिस्टेक हो जाती है, कोई भी गलती हो जाती है, तो लॉ जो है वो उसे एक अच्छे तरीके से मेंटेन करने में मदद करता है। इट प्रोवाइड्स इक्वल राइट्स टू एवरी सिटीज़न ऑफ द कंट्री, ये कंट्री के हर एक सिटीज़न को इक्वल राइट प्रोवाइड करता है। अब अगर इतनी सारी चीज़ें वो करता है तो ऑफकोर्स डेमोक्रेसी को बेटर गवर्नमेंट माना जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा जिम्बाब्वे के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो जिम्बाब्वे था वो अपनी स्वतंत्रता वाइट माइनॉरिटी से 1980 में उसे इंडिपेंडेंस मिली थी, ठीक है। वो जो था वो जानू PF पार्टी थी, तो जानू PF पार्टी जो है वो जिम्बाब्वे को रूल किया करती थी, ठीक है। जानू PF पार्टी जो थी उसने ही इंडिपेंडेंस की जो स्ट्रगल था, जो फ्रीडम स्ट्रगल था, उसी को लीड किया था किसने? जानू PF पार्टी ने, ठीक है। अब जानू PF के पार्टी थे रॉबर्ट मुगाबे। तो जब इंडिपेंडेंस उन्हें मिल गया तो उसके बाद से रॉबर्ट मुगाबे जो थे वो प्रेसिडेंट बन गए। वहाँ पे इलेक्शन हुआ था, फिर ये रॉबर्ट मुगाबे वाली पार्टी जो थी वो जीत गई थी, इसीलिए रॉबर्ट मुगाबे वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। अब हर एक इलेक्शन में रॉबर्ट मुगाबे ही जीतते रहे, हर एक इलेक्शन में जानू PF ही पार्टी जीतती रही, बट दे वोन बाय अनफेयर मीन्स। वो जो है गलत तरीके से, गलत चीज़ें, गलत मेथड का इस्तेमाल करके जानू PF पार्टी जो थी वो जीत रही थी। इसीलिए जिम्बाब्वे भी जो था वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं माना जाएगा, ऑफकोर्स नहीं माना जाएगा। और जो रॉबर्ट मुगाबे थे, जो जानू PF पार्टी थी, उसने कई बार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस भी लाए ताकि वो जो है रॉबर्ट मुगाबे जो हैं वो अपनी पावर्स को और भी इंक्रीज़ कर सके। यहाँ के लोग जो थे वो गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर सकते थे, और जो मीडिया थी वहाँ की वो भी गवर्नमेंट के अंडर ही काम करती थी, और जो लास्ट डिसीज़न रहता था वो भी रॉबर्ट मुगाबे ही लेते थे, जो कि लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं थे। तो ऑफकोर्स जिम्बाब्वे जो था वो भी अनडेमोक्रेटिक था। अच्छा, हमने ये तो देखा कि जो डेमोक्रेसी थी वो एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, बट कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं। अब वो आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं देखिए। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट तो ये है कि जो डेमोक्रेसी है वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सो दैट पुअर कंट्रीज कांट अफोर्ड दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ये है कि इलेक्शन में जो भी इलेक्शंस को जीतने में बहुत से कंपटीशन होते थे, जिसके वजह से जो इलेक्टेड मेंबर्स बनने के लिए लोग जो हैं वो बहुत सारे करप्शन करते थे, बहुत से गलत मीन्स का यूज़ करते थे, जो कि लोगों को नहीं पता चल पाता है। इसी वजह से डेमोक्रेसी को थोड़ा सा ख़राब, मतलब जो है आर्ग्यूमेंट्स उसके ऊपर उठते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि जो डिसीज़न है वो सारे जो हैं लोगों से कंसल्ट करके जो
मेंबर्स हैं काउंसिल के, उनसे कंसल्ट करके हमेशा डिसीजंस लिए जाते थे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले होता था डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। और क्या आर्ग्यूमेंट है कि जो लीडर्स हैं इलेक्शन में, जब हर 5 साल पे रेगुलरली जो है वो इलेक्शंस हेड होते हैं, अब जब इलेक्शंस हेड होते हैं तो लीडर्स भी चेंज होंगे, लीडर्स अगर चेंज होंगे तो ये जो है पॉलिटिक्स में एक तरह से इनस्टेबिलिटी और अस्थिरता क्रिएट करती है। नेक्स्ट है कि ये जो है वो रिच पीपल का गवर्नमेंट है। क्यों कहा गया है कि ये रिच पीपल का गवर्नमेंट है? क्योंकि जो पार्टीज़ हैं वो फाइनेंशियली रिच पीपल से सपोर्टेड होती हैं, वही पार्टी अधिकतर जो हैं वो जीतती हैं। तो ये था हमारा व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और वाई डेमोक्रेसी का चैप्टर, जो कि हमने फुल कवर कर लिया है। और अब हम लोग मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यस देन प्लीज़ डू हिट लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स टू help them out, and also do subscribe my channel for getting the videos just like it. Till then, take care. Bye bye.